जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज का टॉपिक है भूगोल, जियोग्राफी। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे बीपीएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, बीआरएसएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, पुलिस, आर्मी, दारोगा की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सब में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं पूरा एक ऐसा बुक लेके आया हूँ आपके पास, जिसको एकदम फुल डिटेल से मैन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पूरा देखिएगा। वीडियो आधा घंटा से ऊपर का होने वाला है, तो पूरा देख के जाइएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक वृहत विस्फोट यानी बिग बैंग से हुई है। वृहत मतलब होता है बड़ा। वृहत विस्फोट सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। देखिए, यही सब सवाल बनता है कि सिद्धांत को किसने दिया था। तो वृहत विस्फोट का जो सिद्धांत था वो दिया था बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्री ने। ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज लेमेत्री ने। ठीक है, कहाँ के थे ये? तो बेल्जियम के थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ के थे ये? बेल्जियम के। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व यह ब्रह्मांड अत्यधिक घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो दिया है उसके अनुसार क्या है कि अरबों वर्ष पहले ब्रह्मांड जो था एक बिंदु के रूप में था। ठीक है, और इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहा है। क्या कहा है? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और इसका विस्तार होना शुरू हो गया। इस बिंदु में क्या हुआ? इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ। ठीक है, एक बिंदु हुआ, इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और विस्तार होना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे हुआ? तो सबसे पहले एक बिंदु था। ठीक है, पहले क्या था? एक बिंदु था। अब इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु कहा है और इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ। ठीक है, इस बिंदु में क्या हुआ? महाविस्फोट। इसमें महाविस्फोट हुआ और इसका विस्तार होना शुरू हो गया और इस महाविस्फोट ने अति सघन पिंड को छिन्न भिन्न कर दिया। जब इसका विस्तार हुआ, इसका क्या हुआ? विस्तार होते गया। इस तरह इसका विस्तार होते गया। जब विस्तार हुआ इसका, तो क्या हुआ? विस्तार होने के बाद जितने भी सघन पिंड थे, ठीक है, यानी जितने भी बिंदु थे, ठीक है, सबको छिन्न भिन्न कर दिया। सबको क्या कर दिया? छिन्न भिन्न कर दिया। जब सबको छिन्न भिन्न कर दिया तो इस पिंड के टूटे हुए अंश अंतरिक्ष में दूर दूर तक छिटक गए। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या हो गए? दूर दूर तक छिटक गए इस तरह। तब क्या हुआ? तब ये अंश अभी भी हजारों किलोमीटर, ठीक है, एक मिनट थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ। ये अंश अभी भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गतिमान है। ठीक है, और इन्हीं गतिशील अंशों से आकाश गंगाएं निर्मित हुई और ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप सामने आया। चलिए अब ब्रह्मांड का स्वरूप को पढ़ते हैं। आकाश में जितने भी तारे हैं, ठीक है, आकाश में आप जितने भी तारे देखते हैं, ठीक है, वे सभी एक विशाल योजना के सदस्य हैं। क्या है? एक विशाल योजना के सदस्य हैं। और तारों की इस योजना को मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, और आकाश में करोड़ों मंदाकिनियाँ हैं, गैलेक्सियाँ करोड़ों हैं। सभी मंदाकिनियाँ अलग अलग आकृति की होती हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में लाखों तारे होते हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रत्येक मंदाकिनी में लाखों तारे होते हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इन तारों के चक्कर लगाते ग्रह भी उसी मंदाकिनी का एक हिस्सा है। ठीक है, तारों का चक्कर लगाता ग्रह जो है उसी मंदाकिनी का एक हिस्सा है। ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य जिस मंदाकिनी में आता है, अब आइए सूर्य के बारे में। सूर्य जिस मंदाकिनी में आता है, ठीक है, उसे आकाश गंगा या दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। इसमें 150 अरब से ज़्यादा तारे हैं। कितने हैं? 150 अरब से ज़्यादा तारे हैं। इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका व्यास जो है इसका व्यास आप देखिएगा। व्यास क्या है? तो व्यास आप देखिए, व्यास मैं बताने जा रहा हूँ। ये यहाँ से लेके आता है, मान लीजिए ब्रह्मांड है, तो यहाँ शुरू इस
पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की माप को व्यास कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है, इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास है आपका 1,00,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी क्या कहते हैं, देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है, ठीक है। यह आकाशगंगा से करीब 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिल यानी स्फेरिकल है, क्या है, स्फेरिकल, ठीक। और इससे नंगी आंखों से देखा जा सकता है और अंधेरी बादलों रहित रात में यह एक उजली सर्पिलाकार पट्टी जैसी दिखाई देता है, ठीक है। यदि बादल नहीं रहता है तो उजला रंग का यानी वाइट कलर का दिखाई देता है, उजली सर्पिलाकार पट्टी माने सांप के आकार की पट्टी जैसा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश नोट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नोट में क्या दिया है कि आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि आकाश गंगा का सबसे चमकीला जो तारा है वो सौरमंडल के बाहर है, कहाँ है, सौरमंडल के बाहर साइरस है, क्या है, साइरस याद रखिएगा, जिसको डॉग स्टार कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉग स्टार। और इसे व्याध या लोबधक भी कहा जाता है, व्याध या लोबधक भी कहा जाता है, ठीक है। अब वहीं आइए प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है हमारे सौरमंडल में सबसे नज़दीक तारा है, जो हमसे 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना, 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2012 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने CERN ने, देखिए CERN का फुल फॉर्म यूरोपियन, ठीक है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया। इसमें 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसमें वस्तुतः वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले संपन्न ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में करना चाहते हैं, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से, ठीक है, जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि हिग्स बोसॉन को बेसिक यूनिट माना जाता है। इसे डार्क मैटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है भूगोल, भूगोल ही पढ़ा है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है डार्क मैटर चल रहा है अभी। तो ये यहाँ पॉइंट उठा है कि क्या समूचे ब्रह्मांड का पदार्थ घनत्व तो केवल मंदाकिनियों, तारों और ग्रहों आदि के द्रव्यमान के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं में देते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ की मौजूदगी है जो अदृश्य है और ब्रह्मांड का 90 से लेकर 95% द्रव्यमान इसी अदृश्य पदार्थ के कारण है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर के नाम का नाम दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती हैं उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। याद रखिए, प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती हैं उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, यानी एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष लगभग 94 खरब 63 अरब किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 94 खरब 63 अरब किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। आप नोट में पढ़ सकते हैं कि तारों का रंग उनके तापमान का सूचक होता है, ठीक है। तारों का रंग उनके तापमान का सूचक होता है और नीला रंग सर्वाधिक तापमान दर्शाता है। उसके बाद पीला, फिर लाल आदि रंग आते हैं, ठीक है। नीला, जितना नीला दिखेगा उसका मतलब वो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा ताप उसका है। अब द्रव्यमान, मास और वजन यानी भार, वेट में अंतर होता है, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसकी गति बल के अनुपात में बढ़ जाती है, ठीक है। इस अनुपात का स्थिरांक ही द्रव्यमान है। और दूसरी ओर वजन का अर्थ है द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, यानी वजन गुरुत्वाकर्षण के अनुसार घट बढ़ सकता है परंतु द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की प्रमुख नाप इकाइयाँ देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, 6 × 10⁻12 मील, ठीक है, 6 × 10⁻12 मील, यानी कितना हो गया, यानी हो गया 9.9
9.46 गुना 10 पर 12 किलोमीटर, ठीक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। खगोलीय इकाई जो है 1.496 गुना 10 पर 8 किलोमीटर है। खगोलीय इकाई 1.496 गुना 10 पर 8 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा यानी जीवन चक्र। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड अनंत मंदाकिनियों का सम्मिलित रूप है, ठीक है। प्रत्येक मंदाकिनी में लाखों तारे हैं। क्या है? प्रत्येक मंदाकिनी में लाखों तारे, जिनका निर्माण निहारिकाओं यानी नेब्यूले से होता है, ठीक है। और विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इसी स्थिति को रक्त दानव यानी रेड जिएंट या सुपर रक्त दानव यानी रेड सुपर जिएंट कहते हैं। चलिए एक बार और जान लीजिए कि विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा जब वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है, तो जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। तो इस स्थिति को रक्तदान यानी रेड जिएंट या सुपर रक्तदानव यानी रेड सुपर जिएंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रक्तदानव या सुपर रक्तदानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार यानी न्यूट्रॉन स्टार और कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल में से कोई एक प्राप्त करता है, जो इस प्रकार है। क्या है? आइए देखते हैं। सूर्य सदृश छोटे तारे। रक्तदानव अवस्था एवं नोवा विस्फोट के पश्चात यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुना की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा और अंत में कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ के रूप में मृत्यु का अंतिम अवस्था प्राप्त करेगा, ठीक है। फिर मध्यम आकार के तारे। सुपर रक्तदानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं इस भूगोल किताब को आपको पार्ट वाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 1 अभी चल रहा है। अब आइए बड़े आकारों के तारे। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात, तो इसको बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात, ठीक है, 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। कृष्ण विवर अंतरिक्ष का वह हिस्सा होता है जहां गुरुत्व क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी नहीं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है? नाम तो मनुष्य का है। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिनके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है, ठीक है। याद रखिएगा। अब तारामंडल कंस्टिलेशंस क्या है? तारामंडल कई तारों के समूह होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तारामंडल क्या है? कई तारों के समूह होते हैं जिनकी एक विशेष आकृति होती है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, ग्रेट बियर और उर्सा मेजर की आकृति भालू से मिलती है, ठीक है। और विभिन्न तारामंडल वर्ष के विभिन्न समयों पर दिखाई पड़ते हैं। किसी तारामंडल का सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र अल्फा स्टार यानी उससे कम चमकदार बीटा नक्षत्र और इसी प्रकार गामा नक्षत्र आदि कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि तारामंडल कई तारों का समूह होता है जिनकी विशेष आकृति होती है, जैसे सप्तऋषि में जो होता है, ठीक है, इसकी आकृति भालू से मिलती है, इसलिए इसको ग्रेट बियर या उर्सा मेजर कहते हैं। और विभिन्न तारामंडल वर्ष के विभिन्न समयों पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे तारामंडल का सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र अल्फा स्टार होता है
उससे कम चमकदार बीटा नक्षत्र और इसका इसी प्रकार गामा नक्षत्र आदि कहलाते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को अभी करवा रहा हूँ दोस्तों। अब आइए राशियाँ। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरती है, जिन्हें राशियाँ कहते हैं। ये इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। सूर्य जब परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा जब धरती करती है, ठीक है, एक मिनट आप थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को। ये हो गया सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य। अब सूर्य की परिक्रमा कौन करती है? धरती। तो सूर्य की परिक्रमा जब धरती करती है, धरती है, सूर्य की परिक्रमा धरती कर रही है, ठीक है, तो पृथ्वी जो है 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है, 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है, जिन्हें राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? राशियाँ कहते हैं। ये इस प्रकार हैं। क्या क्या है आइए देखते हैं। मेष, ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन राशि है। तो मेष, ठीक है, इसका चिन्ह होता है भेड़। वृष, इसका चिन्ह होता है बैल। मिथुन, इसका चिन्ह होता है स्त्री पुरुष। कर्क, इसका केकड़ा होता है। सिंह, इसका शेर होता है। कन्या, इसका लड़की होता है। तुला, इसका तराजू होता है। वृश्चिक, इसका बिच्छू होता है। धनु, इसका धनुष होता है, ठीक है। और है अभी इसका मकर, मकर का मगर होता है। और कुंभ का घड़ा होता है। और मीन का मछली। तो ये था नक्षत्र यानी राशि, ठीक है। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय 12 नक्षत्र से होकर गुजरती है। चलिए, अब है सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य के 7-8 ग्रह और उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉइड्स, तथा बड़ा संख्या में धूमकेतु यानी कॉमेट सम्मिलित है, ठीक है। आप देख सकते हैं सौरमंडल में कुल 8 ग्रह कौन कौन है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह जो है वो है आपका बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आदि रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सहित क्या है? सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगा समय उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। यह अवधि सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह अपनी ही दूरी पर भी घूमते हैं। उनके एक चक्कर की जो अवधि है उनका एक दिन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एक दिन। अतः ग्रहों के अपनी धुरी पर घूमने की गणना पृथ्वी के दिन के अनुसार की जाती है। सभी ग्रह अपने अक्ष से एक निश्चित डिग्री पर झुके हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन एवं रात्रि की अवधि में परिवर्तन अनुक्रमिक रूप से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रह। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर जो ग्रह है वो है पहले बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, तब उरेन यानी जिसको अरुण कहते हैं, फिर नेपच्यून यानी वरुण। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, हम लोग इधर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आ जाइए हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य परिमंडल यानी कोरोना सूर्य के चारों एक पतला वातावरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, उसमें जो होता है उसके परिमंडल यानी इसमें क्या होता है, उसके परिमंडल जो है, ठीक है, इसके परिमंडल सूर्य के चारों एक पतला वातावरण होता है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है। अब वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर में भयानक गति वाली गर्म वायु होती है। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर सूर्य की दृश्य सतह है। सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश मंडल ही प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्रदत्त करता है। अब आगे देखिए कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री केल्विन है एवं सूर्य की सतह का तापमान 5760 डिग्री केल्विन है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा उसके अंदर स्थित हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन यानी फ्यूजन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूजन के कारण उत्पन्न होता है। और सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन यानी 28% भाग, ठीक है। देखिए सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन है और 28% भाग हीलियम है।
और 2% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम से यूरेनियम है। ठीक है। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं, ठीक है, इन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। चलिए, सूर्य पर अनेक काले धब्बे यानी सन स्पॉट्स हैं प्रत्येक 11 वर्षों के समयांतराल पर। ठीक है, प्रत्येक 11 वर्षों के समयांतराल पर इन धब्बों की संख्या निम्नतम से उच्चतम और फिर उच्चतम से निम्नतम होती रहती है। यह समयांतराल सौर धब्बा चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर धब्बा चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य जो है अंतरिक्ष से सफ़ेद दिखाई देता है। सूर्य अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देता है? सफ़ेद। पृथ्वी पर वातावरण जो है, ठीक है वातावरण है, और सूर्य प्रकाश वातावरण की परतों से गुजरता हुआ प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के प्रभाव से लाल, केसरिया और पीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है। सूर्य आकाशगंगा का एक चक्र 224 मिलियन वर्षों में लगाता है। कब लगाता है? 224 मिलियन वर्षों में। ठीक है। इसे कॉस्मिक वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। कितना है? 5 अरब वर्ष, जबकि इसका कुल जीवन काल 10 अरब वर्ष का है। कितना है? 10 अरब वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पंखा का आवाज़ आ रहा है, गर्मी ज़्यादा है, इसके चलते पंखा यूज करना पड़ा है। चलिए आगे क्या है कि ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या? तो सबसे पहले आंतरिक या स्थलीय ग्रह, इनर और टेरेस्ट्रियल ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनका आकार तो छोटा है परंतु घनत्व तो अधिक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बाह्य या गैसीय या जोवियन ग्रह, आउटर और जोवियन। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनका घनत्व तो कम है परंतु आकार में आंतरिक ग्रहों से अधिक बड़े हैं। चलिए, केवल 5 ग्रह ही पृथ्वी के अलावा नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है। पृथ्वी के अलावा 5 ग्रह कौन कौन? तो आइए इसको देखते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यानी पृथ्वी को छोड़ के, तो इसमें 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आइए। बुध ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। यह सूर्य का निकटतम तथा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, यह क्या है? सूर्य का निकटतम तथा सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, और यह अपनी धुरी पर 58.65 दिनों में घूमता है तथा सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भूपटल सभी ग्रहों में तापमान में सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है, जो कि रात्रि में 173 डिग्री सेल्सियस से लेकर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बाप रे बाप, गर्मी! यहाँ आदमी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो 173 डिग्री सेल्सियस बुध का जो तापमान है वो 173 से लेकर 427 डिग्री सेल्सियस है, तो समझिए वहाँ क्या होगा। वहाँ किसी आदमी को छोड़ दिया जाए तो वो गैस में तब्दील हो जाएगा। वहीं ध्रुवों का तापमान अस्थायी रूप से 93 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध के अक्ष का झुकाव, ठीक है, बुध के अक्ष का जो झुकाव है उसका सौरमंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है। 1 डिग्री का करीब 1/30 है, परंतु कक्षिक विकेंद्रता सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ती दूरी के अनुसार, ठीक है, क्रमानुसार सूर्य से शुक्र का स्थान दूसरा है, और इसका नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, और यह शाम का तारा तथा भोर का तारा के नाम से प्रसिद्ध है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। क्योंकि पृथ्वी की कक्षा के भीतर होने के कारण यह पृथ्वी के आसमान में सिर्फ सुबह या शाम को ही दिखाई दे सकता है। सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय यह पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पृथ्वी के लगभग बराबर आकार तथा भार का है, इस कारण इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह यानी सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, या जुड़वा ग्रह भी बोल सकते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है, और सूर्य शुक्र का कोई उपग्रह
नहीं है, इसको याद रखिएगा। और यह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यह अपनी धुरी पर सबसे धीमी गति से यानी 257 दिन में घूमता है। और इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सघनतम है और अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो 97% है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए यहाँ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसकी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता है, इसको एल्बेडो पावर कहते हैं, वो 70% है। यही कारण है कि यह रात्रि आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जो है यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। ठीक है, मंगल क्या है, सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। और यह लाल ग्रह के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि इसकी जो सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। और पृथ्वी की तरह मंगल के भी ध्रुव हैं और वहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है और यह धुरी पर 24.6 घंटों में लगभग पृथ्वी की घूर्णन की गति के बराबर घूमता है। मंगल पर अब तक कई अंतरिक्ष अभियान भेजे जा चुके हैं, जैसे वाइकिंग, पाथ फाइंडर, मार्स ओडिसी, बीगल 2 2003 में भेजा गया था, स्पिरिट व अपॉर्चुनिटी 2004 में और क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में। और मंगल पर नासा के 2 अन्वेषण रोवर स्पिरिट और क्यूरियोसिटी अभी भी कार्यरत है। चलिए चलते हैं। इनके अलावा भारत ने भी मंगल पर अपना अभियान बहुत बार भेजा है। चलिए बृहस्पति के बारे में जानेंगे। बृहस्पति जो है, बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है, इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सारे ग्रह, सौरमंडल, ब्रह्मांड, सबके बारे में आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इस टॉपिक में क्या है कि बृहस्पति ग्रह के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। तो बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैस ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है और यह अपनी धुरी पर सिर्फ 9.8 घंटों में घूम जाता है। सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला है बृहस्पति ग्रह। और इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड, यूरोपा तथा कैलिस्टो प्रमुख है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरी करता है। और बृहस्पति पर एक विशाल काय लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट है, जो वास्तव में एक तीव्र तूफान है। चलिए शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। यह आकार में दूसरा बड़ा तथा बृहस्पति से छोटा ग्रह है। यह नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है और यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है, क्योंकि इसके ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया के क्रिस्टल है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बुध ग्रह से बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल को संजोकर रखने वाला सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली यानी रिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं ना, ये शनि है। ठीक, इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर इस तरह रिंग है, इस तरह क्या है, रिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बनी है। ये छल्ले ज्यादातर चट्टानी मलबे व धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के कणों से बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अपनी धुरी पर 10.3 घंटे में घूमता है। कौन? तो शनि। और सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में पूरा करता है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है,
जो पानी से 30% कम घनत्व है इसका। चलिए अरुण, अरुण के बारे में पढ़ेंगे इस बार। यह सूर्य से 7वां और आकार में तीर्थ ग्रह है और इस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शल ने की थी। और अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता है जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि के तुलना में बर्फ अधिक है और पानी की बर्फ के अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की भी बर्फ मीथेन गैसों की बर्फ भी है, यानी मीथेन गैस का बर्फ है यहाँ। इसलिए कभी कभी खगोल शास्त्री इन दोनों को बर्फीले गैस दानवों के नाम श्रेणी में डाल देते हैं। चलिए इसके 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? इसके 27 उपग्रह हैं जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख है। यह अपनी धुरी पर 10.8 घंटे में घूमता है जबकि सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में घूमता है। इसके चारों ओर भी धुंधले वलय पाए जाते हैं। चलिए वरुण, यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा तथा सूर्य से 8वां ग्रह है। इसको जर्मन वैज्ञानिक जी गेले ने 1846 में खोजा था। और वरुण का हल्का नीला रंग अपनी ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन गैस से आता है। वरुण के इर्द गिर्द कुछ छितरे से उपग्रही छल्ले भी हैं जिन्हें वॉयेजर द्वितीय ने देखा था। इसके 14 उपग्रह हैं। कितने हैं? 14 उपग्रह, जिनमें ट्राइटन प्रमुख है और अपनी धुरी पर 15.17 दिनों में और सूर्य के चारों ओर 165 वर्षों में घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अलविदा प्लूटो। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की बैठक में सारी दुनिया से इकट्ठे हुए खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। कब? 24 अगस्त 2006 को IAU की बैठक में ऐसा पहली बार हुआ जब वैज्ञानिकों ने औपचारिक परिभाषा तैयार कर यह तय किया कि ब्रह्मांड का कौन सा पिंड ग्रह है और कौन सा नहीं है। चलिए अभी बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। इस परिभाषा में यानी प्लूटो को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कक्षा जो वृत्ताकार नहीं है और वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है, इसलिए पूरी तरह वृत्ताकार कक्षा वाला ना होने के कारण प्लूटो से ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया। IAU ने प्लूटो का नाम 134340 रखा है। नई खगोलीय व्यवस्था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए यानी उसके आसपास अन्य खगोल पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। वहीं आप देख सकते हैं दूसरी श्रेणी बोने ग्रहों या ड्वार्फ प्लैनेट्स की है जिनमें प्लूटो, सेरस, इरिस, मैकमेक व होमिया शामिल है। फिर लघु पिंडों का तीसरा वर्ग भी बनाया गया जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनके लिए लघु सौरमंडल पिंड या स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो अनेक धूमकेतुओं और प्राकृतिक उपग्रहों पर लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह, सौरमंडल के अन्य अवयव यानी अन्य सदस्य। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी है जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किसमें? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। सभी क्षुद्र ग्रह अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय धूल, गैस व हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः पुच्छल तारा पूंछ विहीन होता है परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस
मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है, जो इस तारे को करोड़ों मील तक लंबी पूंछ का निर्माण करती है। पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। हेली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है और इसे आखिरी बार 1986 ईस्वी में देखा गया था। तो 1986 में जब देखा गया तो 76 वर्ष में एक बार दिखाई था। अब अगला कब दिखेगा? तो 1986 प्लस 76 कर दीजिए, 6 6 12 के 2 8 7 15 16 9 1 10 2 2062 में दिखेगा। चलिए, अंतरिक्ष उल्का। अंतरिक्ष में घूमते समय आकाश पिंडी जो धूल और गैस से बने होते हैं उल्का कहलाते हैं। इनके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने की प्रक्रिया को उल्कापात कहते हैं और ये सामान्यतः वायुमंडल के घर्षण के कारण सतह तक नहीं पहुंच पाते और पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही ये जलने लगते हैं, जिससे आकाश में आतिशबाजी नजर आती है। और उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर धरती तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड यानी मेटेओराइट कहते हैं। और सबसे बड़ा ज्ञात उल्कापात प्रागैतिहासिक काल में नामीबिया में हुआ था। चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, किंतु यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड चंद्रमा ही है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। चलिए, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं बज एल्ड्रिन विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे और ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। इन लोगों का चंद्रमा की सतह पर रखा गया पहला कदम सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहलाया। ठीक है, और चंद्रमा पूर्णिमा को तस्तरी जैसा गोल दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैसे दिखाई पड़ता है? तस्तरी जैसा गोल, यानी इस तरह, ध्यान दीजिए, गोल एकदम। और इस प्रकार आकृति का घटना और बढ़ना चंद्रकलाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रकलाएं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको फिर से कि चंद्रमा पूर्णिमा की तस्तरी जैसा गोल दिखाई पड़ता है और अमावस्या को लुप्त हो जाता है। इस प्रकार आकृति का घटना और बढ़ना चंद्रकलाएं यानी मून फेज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि चंद्रमास यानी लूनार मंथ कहलाती है। यह 29 दिनों का होता है। जिस समय चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है उस समय चंद्रमा का अंधेरा भाग पृथ्वी को रहता है, अतः हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। और जिस समय पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के बीच पड़ती है उस समय चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने पड़ता है, अतः हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अब अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिनों की अवधि शुक्ल पक्ष कहलाती है और पूर्णिमा से अमावस्या तक की 15 दिनों की अवधि कृष्ण पक्ष कहलाती है। चंद्रमा जो है जितने समय में अपनी धुरी पर घूमता है उतने समय में पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरी कर लेता है। इसलिए हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष देख पाते हैं क्योंकि वही पक्ष हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। चलिए, चंद्रमा के बारे में कुछ तथ्य यानी कुछ फैक्ट दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं। पहला फैक्ट है कि पृथ्वी से माध्य दूरी, ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी के जो बीच दूरी वो है 3,82,000 किलोमीटर, 3,82,000 किलोमीटर है। और व्यास है चंद्रमा का 3,475 वर्ग किलोमीटर। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:8.1 है। और घनत्व जो है पानी के सापेक्ष 3.34 है और घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष है 0.6। फिर है चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में जो अनुपात है वो है 1.6।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग 41% है और 59% भाग हम लोग देख पाते हैं। और चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो है अपभू दूरी जो जिसको कहते हैं वो 4,06,000 किलोमीटर है और चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी उपभू दूरी 3,64,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि परिभ्रमण काल जो है वो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। और चंद्रमा की घूर्णन अवधि अपने पक्ष पर आपका सेम है दोनों। चंद्रमा पर वायुमंडल लुप्त है, कोई वायुमंडल नहीं है वहाँ। और चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की जो चोटी है वो है 35,000 फीट, जिसको लिबनिटज पर्वत जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड समय लगता है और चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चंद्रमा जो है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति कक्षीय चाल में 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा है, सेम है दोनों। अब आ जाओ सौरमंडल। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है सौरमंडल का। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो क्या है, बुध है और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। और रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो मंगल है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और नीला ग्रह पृथ्वी है और भोर का तारा शुक्र है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो शुक्र है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह साइरस भी है और तारा है, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है और सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति है और विशाल लाल धब्बे वाले ग्रह बृहस्पति है। हरा ग्रह वरुण है, सौंदर्य का देव शुक्र है, सांझ का तारा शुक्र है और पृथ्वी की बहन शुक्र है। और ग्रह का कुछ तथ्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो पृथ्वी के बारे में रहेगा और फिर पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल में रहेगा कल का टॉपिक। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।